हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब? तो आज हम बात करेंगे एटम्स के बारे में। क्लास 12 का एटम्स, कंप्लीट एटम्स पढ़ेंगे। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए एटम्स के बारे में पढ़ना है, और साथ ही साथ कुछ कंपटीशन में अगर एटम के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो भी कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा। जल्दबाजी नहीं करना है, एटम को जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि एटम बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही कंसेप्चुअल है, बहुत ही बारीकी पॉइंट्स इसमें है, आपको समझना ज़रूरी है, जिसमें फिजिक्स के लॉजिक है। एटम्स वैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, यह फिजिक्स का एटम है। फिजिक्स में एटम्स में क्या पढ़ेंगे जिसमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप लोग ने पढ़ रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये वगैरह वगैरह सब सारी बातें इसमें हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो जल्दबाजी नहीं करना है, एटम्स पढ़ेंगे और एटम्स में जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है उसी पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो एटम्स में सबसे पहले तो थॉमसन्स आए थे, आप सब लोग जानते हो। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है ना, थॉमसन्स का एटॉमिक मॉडल है। उसके बाद रदरफोर्ड आए, अपना मॉडल दिए, वो भी फ्लॉप हो गए। फिर नील्स बोर आए, है ना, बोहर्स, उनका भी एटॉमिक मॉडल है। तो उसके बाद फिर सोमरफील्ड आए और श्रोडिंगर्स का एक हेल्प लेकर के और भी एक मॉडर्न एटॉमिक मॉडल आया हुआ है। बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे हमें क्या पढ़ना है एटम्स के बारे में। एटम के बारे में ये पढ़ना है कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या कहता है। थॉमसन तो फ्लॉप हो चुका है, वो किसी काम का नहीं आपके, वो जनरली 9th क्लास के बच्चे ही पढ़ते हैं, है ना। तो एटम्स के बारे में सोचिए। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बहुत छोटा सा पार्टिकल है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता। बच्चों यहाँ जो ए है इसका मीनिंग मैं बताना चाहूँगा। ए का मतलब होता है नॉट और टम का मतलब है कट। ये अपने से ही मीनिंग बना रखा हूँ मैं, समझ लीजिए ऐसे ही। नॉट कट, हाँ, ए का मतलब नॉट और टम का मतलब है कट, अर्थात नॉट कट। ये काटा नहीं जा सकता, सिर्फ हम एटम को कट कर दे ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हम एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। एटम क्या है? बहुत छोटा सा पार्टिकल है, बहुत छोटा सा पार्टिकल जिससे पूरी दुनिया बनी हुई है। अगर एटम ना होता तो हम लोग ना होते, मतलब हम लोग ही बने हैं, एटम से मिलकर बने हुए हैं, ऐसा हम मान सकते हैं, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करना है, धीरे धीरे सीखना है, कोई जल्दी नहीं है। और पढ़ते हैं एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। कोई भी मैं यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड नहीं करूँगा, क्यों जो कैलकुलेशन वगैरह होंगे मैं उसको प्रोवाइड जरूर करूँगा, वो मैं बताऊँगा यहाँ पे कि कैसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है एटम की। तो कोई जल्दी नहीं है। कुछ बच्चे सोच रहे सर ये सब तो पढ़ रखे हैं केमिस्ट्री में ऑलरेडी हमने, स्कैटरिंग वगैरह क्या होती है ना, तो उसको थोड़ा जल्दी कर दीजिए, है ना। तो हम जल्दी करने वाले नहीं हैं। तो पहले ध्यान से फिगर को देखते रहिए। स्कैटरिंग में आप लोग सब जानते हैं कि एक थिन गोल्ड फॉइल होता है ना। बहुत जल्दी है सीखने की एटम, कितनी जल्दी है हमें एटम को सीखने की, हाँ जल्दी है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये थिन गोल्ड फॉइल होता है बच्चों, थिन गोल्ड फॉइल। फॉइल का मतलब बहुत पतला सा लेयर, है ना, गोल्ड का बहुत पतला सा लेयर, जिसको एक पूरे अरेंजमेंट में सिस्टमेटिक तरीके से रखा गया है। मैं वो डायग्राम नहीं बनाने जा रहा हूँ, या मैं डायरेक्टली फॉइल पर क्या ऑब्जर्वेशन में देखा रदरफोर्ड ने वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो गोल्ड फॉइल पे बहुत पतली सी बारीक अल्फा पार्टिकल का जो एक बीम इंसिडेंट होता है, जब थोड़ा जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, ये अल्फा पार्टिकल्स है ना, अल्फा पार्टिकल्स का एक पतली सी बारीक बीम है। बीम समझते हैं आप लोग, हाँ बीम, ये अल्फा पार्टिकल्स बीम है। अल्फा पार्टिकल्स, कहीं सोर्स होगा जिससे अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। तो ये देखा गया कि कुछ पार्टिकल देखो ऐसे निकल जाते हैं, कुछ पार्टिकल सीधे निकल जा रहे हैं, है ना।
ऐसे कुछ पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं, कुछ ऐसे निकल जा रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं, कुछ और भी डिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं। मान लेते हैं कि ये भी ऐसे, कुछ और ऐसे डिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं। मतलब ये देखा गया कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और डिफ्लेक्ट होने का जो ये फेनोमेना है उसे हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। यही है स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, थॉमसन ने क्या माना था? थॉमसन ने कि एटम कैसा होता है, स्मॉलेस्ट न्यूट्रल पार्टिकल होता है, उसका इनसाइड जो पार्ट होता है पॉजिटिवली मैटर से भरा होता है, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं लाइक सीड्स ऑफ वाटरमेलन्स, तो उसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं इस तरह से, है ना। तो अंदर से भरा होता है एटम। इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया वो समझिए अच्छे से, कि जब उन्होंने गोल्ड फॉइल को देखा तो कुछ पार्टिकल्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे क्या होते हैं, स्कैटर्ड कर जाते हैं, डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। बट वो देखा इन्होंने कि 8000 में से इन 8000 पार्टिकल्स ओनली वन अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट मोर देन 90 डिग्री एंगल। मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा या 90 डिग्री पे कह लीजिए, सिर्फ 8000 पार्टिकल अगर अल्फा पार्टिकल, उसमें एक आध अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो कि 90 डिग्री या 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट कर जाता है। ऐसा इन्होंने ऑब्जर्वेशन में देखा। तो ऐसा क्या हो रहा है, तो ये गोल्ड फॉयल को उन्होंने बहुत ही अंदर से जाकर एनालिसिस किया, इनसाइड एटम्स के जाकर के उन्होंने एनालिसिस किया और अपना लॉजिक दिया कि एटम ऐसा वैसा नहीं है। तो ये देखा गया कि, और इन्होंने जब माइक्रोस्कोप से देखा इन्होंने, है ना, तो जब देखा इन्होंने उसमें ये दिख पाया कि जो मिनिमम एंगल, जैसे कि मान लो कि ये अल्फा पार्टिकल 30 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये भी 45 पे हो रहा है, ये 60 पे हो रहा है, 30 डिग्री पे। तो देखा कि जैसे से आप मतलब जो डिफ्लेक्शन है, कुछ तो स्ट्रेट निकल जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं, बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं, जैसे कि लाइक ये सीधे स्ट्रेट निकल गया अल्फा पार्टिकल, बहुत ही कम डिफ्लेक्शन है। कुछ मैक्सिमम क्या होते हैं, सीधे निकल जाते हैं। तो जो ग्राफ मिलता है स्कैटर्ड एंगल और नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल के बीच, ये है स्कैटर्ड एंगल या स्कैटरिंग एंगल, ठीक है। और इधर हमने लिया क्या, स्कैटर्ड पार्टिकल, यानी स्कैटर्ड पार्टिकल, ठीक है। तो इधर यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ 20 डिग्री, यहाँ पे 40 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, इस तरह से 80 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। तो मैक्सिमम क्या होता है कि इसमें ये इस तरह से होता है ग्राफ, तो ग्राफ उसमें ऐसा मिलता है कुछ इस तरह से, हाइपरबोला ग्राफ मिलता है ना। हाँ, तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम कहाँ मिलते हैं, सीधे निकल जाते हैं, और कुछ 20-30 डिग्री में, और जो 90 डिग्री है उसमें बहुत कम एक आध पार्टिकल ऐसे होंगे जो कि क्या होते हैं, 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे स्कैटर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। बाद में हम इसको थोड़ा सा और एक एटम्स ऐसा क्यों हो रहा है, तो सिंगल एटम्स को लेकर के हम एनालिसिस करेंगे, जैसा कि रदरफोर्ड ने बताया है। तो इससे उन्होंने बहुत सारे कंक्लूजन दिया। इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया, इन्होंने कंक्लूजन ये दिया कि जो अंदर से भरा होता है पॉजिटिवली मैटर से, थॉमसन ने माना था जैसा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके अकॉर्डिंग एटम जो है अंदर से एम्प्टी है। पहला पॉइंट क्या होता है, इन्होंने एम्प्टी है, ठीक है। और दूसरा जो उन्होंने बताया कि जो इसका चार्ज होता है, चार्ज और मास दोनों, वो एक सेंटर पे कंसंट्रेट करता है। कहाँ पे, सेंटर पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये कोलम्बिक रिपल्सन को फॉलो करता है, मतलब कोलम्बिक डिस्टेंस को, मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, 1/r² को। ये सारे कंक्लूजन दिए। और यहाँ पे न्यूक्लियस की साइज इन्होंने बताया, न्यूक्लियस की जो साइज होती है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻15 मीटर की होती है। इस ऑर्डर में होती है साइज ऑफ न्यूक्लियस।
तो इतनी बातें आप लोग अपने लैंग्वेज में नोट कर सकते हैं। अभी ऐसा क्यों हो रहा है इस पर हम डिस्कस करेंगे एक सिंगल एटम को लेकर के। पहले इतनी बातें आप जान लीजिए कि हाँ ये स्कैटर्ड हो रहा है, इसमें इतने पार्टिकल ऐसा हुआ, उन्होंने देखा। ग्राफ अगर देखा गया तो ग्राफ इस तरह से एंगल, जैसे जैसे आप एंगल तरफ बढ़ेंगे स्कैटर्ड पार्टिकल कम होता जा रहा है, मतलब 90 डिग्री पे कम एंगल स्कैटर्ड करते हैं, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे बहुत कम स्कैटरिंग होती है। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने बताया है। ठीक है, मैक्सिमम सीधे निकल जाते हैं। तो ये आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम इसको एरेज करने जा रहे हैं बच्चों, एरेज करेंगे और स्कैटरिंग को हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब ये नोट कर चुके होंगे आई होप। तो ये हम कंप्लीट एटम को लेकर चल रहे हैं और जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें क्लोजेस्ट अप्रोच पर भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ बोहर्स का क्वांटाइजेशन कंडीशन और फ्रीक्वेंसी कंडीशन, सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका एक प्यारा सा एटम है, प्यारा सा एटम है और इसका जो चार्ज होता है वो सेंटर पे क्या होता है, इस तरह से एक जगह पे कंसंट्रेट होता है। ये होल चार्ज है, ऐसे एक क्लाउड्स बना करके एक जगह पे सेंटर पे क्या होता है, कंसंट्रेट होता है। अंदर से पूरा खाली है, खोखला है, इम्प्टी है ये, है ना। गोल्ड का ही एटम है मान लीजिए। मान लो ये एक अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो ये अल्फा पार्टिकल इससे बहुत दूर है, बहुत दूर है, मतलब बहुत दूर है, एकदम एटम को जस्ट टच करते हुए अब थोड़ा सा अंदर है। तो ये बिल्कुल इस पर रिपल्सन काम नहीं करता है, बिल्कुल सीधे निकल जाता है। जो यहाँ पे है बिल्कुल वो सीधे निकल जाता है ऐसे। लेकिन जो थोड़ा सा अंदर होके जाएगा पार्टिकल, मान लो बहुत सारे पार्टिकल जा रहे हैं, तो ये जो थोड़ा सा अंदर होगा ना, ये थोड़ा सा जो अंदर होगा ये पार्टिकल, ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट कर जाता है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल जो हमारा होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या होता है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब आप दिमाग में बैठा लीजिए कितना चार्ज होता है इस पर, अमाउंट में होता है +2e, क्योंकि अल्फा पार्टिकल आप जान लीजिए अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, किसका, हीलियम का। 2He4 इसका सिंबल होता है अल्फा पार्टिकल का, ध्यान रखिएगा इस बात को। हाँ, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो हो गया कितना, 4। इसका मास कितना हो गया, 4, और कितना प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन होने से 2 चार्ज आ गया, कितना, +2e। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है और सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे कंसंट्रेट होता है, सेंटर पे, होल चार्ज, जैसा कि रदरफोर्ड ने बताया। तो इस पॉजिटिव चार्ज का ये रिपेल हो जाता है कुछ एंगल पे, है ना, कुछ एंगल पे। ये इसका न्यूक्लियस का सेंटर होता है। अगर यहाँ तक ये कोई भी अगर अल्फा पार्टिकल यहाँ तक आ जाए, मान लो कहाँ तक, यहाँ तक आ जाए, फिर उससे क्या होगा, ये रिपेल हो जाएगा पीछे तरफ, बिल्कुल जो हेड ऑन सीधे आए। अब जो ऐसे आया हुआ वो ऐसे निकल गया, जो इधर से आएगा वो भी क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा ऐसे, है कि नहीं। जो और नज़दीक आएगा वो थोड़ा सा और तेज़ी से डिफ्लेक्ट होगा ऐसे, है ना, 90 डिग्री ज़्यादा एंगल पे जो नज़दीक आ रहा है ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा 90 डिग्री ज़्यादा। जो बिल्कुल अल्फा पार्टिकल सीधे आएगा, बिल्कुल सीधे आएगा, देखो ऐसे हेड ऑन सीधे आएगा, आएगा धीरे धीरे यहाँ इस पर जैसे इंटरेस्ट करेगा, यहाँ पे इसके कारण क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, ये इसको पुश करेगा बाहर की तरफ। इसकी जो स्पीड होगी, एनर्जी होगी, वो धीरे धीरे स्लो होगी और यहाँ से यहाँ पहुँचते 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 यहाँ पहुँचने के बाद इसकी स्पीड 0 हो जाती है। इस पॉइंट पहुँच करके रिपल्सन के कारण इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, बिल्कुल रुक जाता है, रोक देता है ये न्यूक्लियस इसको, और जो एनर्जी है इसका वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, और यहाँ से रिपेल होता है कितने डिग्री पर, 180 डिग्री पर रिपेल होता है। तो जब हेड ऑन आएगा, कौन आएगा, हेड ऑन आएगा, तो 180 डिग्री पर क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाता है, रिपेल हो जाता है। रिपेल इसलिए होता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज है, जो दूर है इससे वो भी रिपेल हो रहा है, लेकिन कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट कर जा रहा है, कुछ 30, 45, कुछ 90 डिग्री, कुछ 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट कर जा रहा है। तो यही है डिफ्लेक्शन, मतलब इसका डिफ्लेक्ट होना ही स्कैटरिंग है। ठीक है, तो इसे हम लोग स्कैटर्ड एंगल कहते हैं। तो 180 डिग्री पर ये क्या होता है, वापस जाने लगता है, और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों, वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ ये क्लोजेस्ट अप्रोच है, ये क्या बोलते हैं इसको, क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच।
ठीक है, ये क्लोजेस्ट अप्रोच है। और ये क्लोजेस्ट अप्रोच हम ये क्या बताता है, इसका साइज बताता है, डिसाइड करता है न्यूक्लियस का साइज। इसे हम लोग क्या कहेंगे, आर नॉट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आर नॉट। तो आर नॉट में यहाँ अल्फा पार्टिकल जब आ जाता है, अल्फा पार्टिकल, तो इसके बीच क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होता है। और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो अगर हम वेलोसिटी मान लेते हैं v और काइनेटिक एनर्जी होता है के ई, तो के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होगा। और इसकी पोटेंशियल जो एनर्जी होगी u, वो होगी के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर हम एटॉमिक नंबर इसका z मान लेते हैं, जिस एटम की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो एटम बना रखे हैं, इसका एटॉमिक नंबर z हो, तो जितने प्रोटॉन हैं उस पर कितना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पे e, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं एटॉमिक नंबर z। और इसमें हम इनटू e का मल्टीप्लाई कर दें तो इस पर कितना चार्ज है वो निकल आता है। तो ये आपका न्यूक्लियस का चार्ज हो गया। अल्फा पार्टिकल चार्ज कितना होता है, 2e। तो Q1 कितना होगा बच्चों, 2e, और Q2 हो जाएगा Ze। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है के Q1 Q2 बाई आर होता है। तो यहाँ के Ze इंटू 2e अपॉन आर नॉट कर लेंगे। आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, हाँ 2e को पहले लिख दो और Ze को बाद लिख दो, एक ही बात है। तो यह फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा बच्चों, के 2k Ze स्क्वायर बाई आर नॉट। ये दोनों एनर्जी आपस में क्या होती हैं, इक्वल हो जाती हैं। मतलब कह सकते हैं क्या, के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, यानी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या होगा, 2k Z स्क्वायर बाई आर नॉट। हमें चाहिए आर नॉट, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, आएगा 4k Z स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर। यही है क्लोजेस्ट अप्रोच। और जो न्यूक्लियस के साइज को डिसाइड करता है बच्चों, किसके साइज को, न्यूक्लियस की साइज को डिसाइड करता है, इसको बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लियर हुआ बच्चों, क्लोजेस्ट अप्रोच, यही है क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है पोटेंशियल में, बराबर कर दीजिए। अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं पता, मास और वेलोसिटी नहीं पता है, तो आप इसको जनरली क्या लिख सकते हो, या इसको के ई रहने दो, इसको डिवाइड कर दो और करके आर नॉट इज इक्वल टू 2k Z स्क्वायर बाई काइनेटिक एनर्जी कितना, के ई, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ओनली ई कर देंगे। तो ये भी क्लोजेस्ट अप्रोच है। आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो यहाँ वैल्यू पुट करिए, के की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, Z एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिए, दैट्स इट। तो मैं चाहूँगा कि इसको भी आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने लैंग्वेज में नोट कर लीजिए। चलो, तो आप लोग ने इसको नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज करता हूँ। अब इसमें हम एक हेडिंग पढ़ेंगे, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है ना, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर एक वर्टिकल डिस्टेंस होता है। क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस, और इसकी एक वैल्यू होती है। जैसे आपने न्यूक्लियस ये बनाया रखा था, ये न्यूक्लियस है आपका, है ना, न्यूक्लियस, ये इसका सेंटर है न्यूक्लियस का। तो इम्पैक्ट पैरामीटर, तो मान लो कोई अल्फा पार्टिकल है यहाँ पे, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, वो ऐसे अगर आता है, हेड ऑन आता है, बिल्कुल हेड ऑन आता है, तो बिल्कुल जाकर सेंटर में मिलता है ना, सेंटर पे। बट अगर ये ऐसे ना आ रख करके यहां से जा रहा है, मान लो ये अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा हो, इस तरह जा रहा हो, है ना, इस तरह से, ये है अल्फा पार्टिकल। तो इसका जो वेलोसिटी डायरेक्शन है वो ये है, और यहां से ये डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, रिपल्शन कारण ऐसे निकल जा रहा है। तो ओरिजिनल पाथ से कितना एंगल बना रहा है, मान लो थीटा एंगल बना रहा है, और ओरिजिनल पाथ से कितना डिफ्लेक्ट हुआ, थीटा एंगल। इसे बोलेंगे स्कैटर्ड एंगल या स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर ये है वेलोसिटी वेक्टर, और ये है सेंटर। तो सेंटर से कितना वर्टिकल डिस्टेंस है इसका, कितना ऊपर है, ये सेंटर है, ये सेंटर से कितना ऊपर है, ये हमारा अल्फा पार्टिकल सेंटर से कितना ऊपर है, वेलोसिटी वेक्टर जो इसका वेलोसिटी डायरेक्शन ये है ना, तो वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है, तो कितना इस सेंटर से कितना वर्टिकल डिस्टेंस ऊपर है या कितना वर्टिकल डिस्टेंस नीचे है,
तो ये हम वर्टिकल डिस्टेंस बताते हैं, अप डाउन नहीं बताते, ऊपर नीचे नहीं कहेंगे। तो इसी को हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर स्मॉल बी। तो स्मॉल बी की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ई के। यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ई के हमने कह दिया है। तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। इम्पैक्ट पैरामीटर एक वर्टिकल डिस्टेंस है बच्चों, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस किससे, सेंटर से, वेलोसिटी वेक्टर जहाँ पे है वहाँ तक का वर्टिकल डिस्टेंस, इसी बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो b = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 ई के, ठीक है। तो ये सब सारी बातें थी। इसी सब को देखते हुए रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल जारी किया, मॉडल बताया कि हाँ एटम ऐसा ऐसा होता है। वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट एटम्स के बारे में बता चुके थे, थॉमसन वगैरह जो भी थे। रदरफोर्ड ने बताया कि एटम वेरी स्मॉलेस्ट न्यूट्रल स्फेरिकल पार्टिकल, न्यूट्रल भी है स्फेरिकल है। एटम कैसा है, स्फीयर जैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोला इन्होंने कि इसकी जो सेंटर होता है जहाँ पे चार्ज कंसंट्रेट होता है उसे उन्होंने न्यूक्लियस बताया। क्या बताया, न्यूक्लियस कहा। और इसके सराउंडिंग सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं और उसी में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऐसे रिवॉल्व करते हैं, ऐसे रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन। इसकी सराउंडिंग में बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, ऐसे डिफरेंट ऑर्बिट्स, बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये दोनों इक्वल होते हैं। दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए एटम न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इस तरह से करते हैं जैसे कि सन के अराउंड उसके प्लैनेट्स वेरियस ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जो डिफरेंट ऑर्बिट में कर देखते हैं ना कि आप अर्थ का ऑर्बिट कुछ और है, जुपिटर का ऑर्बिट कुछ और है, मार्स का कुछ और है, वीनस का कुछ और ऑर्बिट है। तो जैसे ये डिफरेंट ऑर्बिट्स में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं बच्चों, वैसे इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इसलिए करते हैं क्योंकि इन पर न्यूक्लियस द्वारा अट्रैक्शन फोर्स होता है। इस पर क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहता है। और ये अट्रैक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। किसका काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब किसी भी पार्टिकल को रिवॉल्व करने के लिए सर्कुलर पाथ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा वो न्यूक्लियस से मिलता है, इस वजह से रिवॉल्व करता रहता है। इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। और इस न्यूक्लियस की जो साइज है वो 10⁻⁻15 मीटर बताया इन्होंने। और एटम का जो साइज है, ये न्यूक्लियस का है ये, और एटम का जो बताया 10⁻10 मीटर है। इसकी कंपेयर में न्यूक्लियस की साइज नेग्लिजिबल बताया इन्होंने। क्या बताया, नेग्लिजिबल बताया। और ये अप्रॉक्सीमेट 1 फर्मी होती है। कितना होता है, 1 फर्मी, 10⁻15 मीटर ये न्यूक्लियस का साइज है, ठीक है। तो ये बातें अपने मॉडल में इन्होंने बताया और यही बातें आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बच्चों, ठीक है। तो ये है इसका मॉडल। और रदरफोर्ड कहाँ फ्लॉप हो गए, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए। रदरफोर्ड 2 जगह फेल हो गए। एक तो स्टेबिलिटी के मामले में, स्टेबिलिटी ये नहीं एक्सप्लेन कर सके, और दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम, इसमें ये फ्लॉप हो गए। एटम कौन फ्लॉप हो गए, सर रदरफोर्ड फ्लॉप हो गए स्टेबिलिटी वाले मामले में। और लाइन स्पेक्ट्रम, मतलब जब एटम का स्पेक्ट्रम लिया गया है ना, तो उसका स्पेक्ट्रम क्या मिला, लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। कैसे लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है अब मैं आपको बताऊंगा बाद में इसके बारे में। पहले ये जान ली स्टेबिलिटी क्या है। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सेंट्रीपिटल फोर्स से, तो वहां पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा उसके ऊपर। और जब एक्सेलरेशन इसके ऊपर होगा, इसके पास एक्सेलरेशन होगा, दैट मीन्स यू कैन से, आप कह सकते हो कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करता है, ये मैक्सवेल ने बताया है। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब EMW निकालेगा मतलब रेडिएशन, क्या रेडिएशन, और रेडिएशन का मतलब होता है सीधा सीधा एनर्जी। जब एनर्जी एमिट करेगा तो इसकी एनर्जी लॉस होगी, तो जो रिवॉल्व करने का ऑर्बिट है ना, ये रेडियस कम होता जाएगा, धीरे धीरे इसकी एनर्जी लॉस होगी, तो ये ऑर्बिट छोटा होता जाएगा, छोटा होते होते अंत में न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आ जाएगा, और जब न्यूट्रल हो जाएगा तो एटम खत्म हो जाएगा, एटम स्टेबल हमारा रहेगा ही नहीं। तो एटम कहाँ स्टेबल हुआ, ये एटम के न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो खत्म एटम। जब एटम नहीं तो पूरा ब्रह्मांड नहीं, कोई दुनिया नहीं, हम नहीं, आप नहीं, है ना। तो एटम ही नहीं है, स्टेबिलिटी कहाँ है, मतलब इन्होंने गलत बताया है ना, गलत बताया बिल्कुल। तो स्टेबिलिटी का एक्सप्लेन नहीं करते। दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम मतलब जब ये एनर्जी एमिट करेंगे एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल EMW, तो उसका स्पेक्ट्रम लिया जाएगा, इनके अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। हाँ, इनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। बट एक्चुअल में क्या है, रियलिटी क्या है, रियलिटी लाइन स्पेक्ट्रम होता है, और वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए फेल हो गए, इनका मॉडल फ्लॉप हो गया। ठीक है, यही है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, इसको आप लोग भी अपने लैंग्वेज में नोट करिए। अब हम बढ़ेंगे धीरे धीरे बोर्स के क्वांटाइजेशन कंडीशन में और फ्रीक्वेंसी कंडीशन में, और फिर पढ़ेंगे बोर्स का एटॉमिक मॉडल, और मॉडल पढ़ने के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी वगैरह वगैरह। तो पहले यहाँ पे आप लोग इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए बच्चों। तो बच्चों हम बात करेंगे अब बोर्स के क्वांटाइजेशन कंडीशन और फ्रीक्वेंसी कंडीशन, और बोर्स का एटॉमिक मॉडल पढ़ते हुए बोर्स रेडियस का कैलकुलेशन करेंगे, बोर्स रेडियस का। तो आइए जानते हैं क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होता है बोर्स का। बोर्स ने ये माना कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जो रिवॉल्व करते हैं जिस ऑर्बिट में, है ना, वो एनर्जी एमिट करते हैं, है ना। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हो उसमें एनर्जी का एमिशन नहीं करते हैं, उससे हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। और अगर उनकी, मान लो कोई न्यूक्लियस है आपका, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मान लो थोड़ी दूर पे है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व कर रहा है, क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है किसी वेलोसिटी से, मान लेते हैं v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, और इसका जो रेडियस है वो है r, रेडियस क्या है, r है। तो हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, बोहर्स क्वांटाइजेशन। तो कैसे क्वांटाइज्ड है वो समझना है। क्वांटाइजेशन, जब ये पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो पहले ऑर्बिट के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होता है, दूसरे ऑर्बिट में n की वैल्यू 2 हो जाती है। ठीक है, तो जो इसका पाथ होगा पूरा कंप्लीट पाथ 1 रिवॉल्यूशन में, मतलब 2 पाई r, इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा किसी भी ऑर्बिट में, वो वेवलेंथ का n टाइम्स होता है, मतलब n लैम्डा की इक्वल होता है। नहीं समझे, मतलब इसे एक वेवलेंथ क्या होता है, ये होती है एक वेवलेंथ। तो पहले ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रख देंगे, 2 पाई r इक्वल टू। सेकेंड ऑर्बिट में 2 वेवलेंथ हो जाती है, ऐसे कुछ इस तरह से, यहाँ n की वैल्यू 2 हो जाती है। तो ऐसे nth ऑर्बिट के लिए n लैम्डा लगा देंगे, तो 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन से लैम्डा इक्वल टू होता है h बाई पी, और p इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होती है। अगर वेलोसिटी v हमने माना है, मास m अगर इसका मान ले इलेक्ट्रॉन का, तो p इक्वल टू एम ओ बी, तो h बाई क्या आ जाएगा, m इंटू बी। सेकेंड नंबर, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 2 पाई r इक्वल टू एन एच बाई एम इंटू वी। एम वी इधर ले जाएंगे, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। यही है बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। ये आपका क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू एम वी आर होता है,
तो हम कह सकते हैं L इक्वल टू NH/2π। यहाँ n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, आप लोग ये बातें नोट कर लीजिए। मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व करते हैं जिसमें उनका h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, NH/2π। इसी को हम लोग कहते हैं बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। दिस इज द बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। ये एग्जाम में पूछ लेता आपसे, तो आप इसको यही लिखेंगे MVR इक्वल टू NH/2π। मतलब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिसमें एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? ओके। इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिसमें एनर्जी का एमिशन नहीं करते, उस एनर्जी को हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। इरेज करें बच्चों? ओके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिसमें एनर्जी का एमिशन नहीं करते, उसे हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है। जब एटम को, किसको? एटम को बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, एक्स्ट्रा एनर्जी, तो एटम हमारा क्या होता है? ये हमारा एक्साइटेड होता है। एक्साइटेड एटम हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वो रीच कर जाता है, रिचेस हायर एनर्जी लेवल, यानी हाई एनर्जी लेवल पे, हाई एनर्जी लेवल पहुंचता है और इसमें रहता है 10⁻⁸ सेकेंड तक, टिल 10⁻⁸ सेकेंड तक ही रहता है। ठीक है। आफ्टर दिस टाइम, इस टाइम के बाद, आफ्टर दिस टाइम इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल। भाई स्टेशनरी ऑर्बिट को हम लोग एनर्जी लेवल भी कहते हैं। भाई उसका ऑर्बिट का कुछ अपना एनर्जी होगा ना, जिसमें रिवॉल्व कर रहा है, कि उस उतनी एनर्जी रखा है जिससे कि वो रिवॉल्व कर रहा है। अब वो उसमें एनर्जी का एमिशन नहीं करेगा, वो एनर्जी मेंटेन रखेगा। तो जब मेंटेन रखेगा उसका अपना एक लेवल होगा ना, तो उसे हम लोग एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो जब एटम को बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, एटम एक्साइटेड होता है और हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है। जब हायर एनर्जी लेवल पहुंच गया तो क्या होगा? इससे आप इतने टाइम तक 10⁻⁸ सेकेंड तक ही इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में रहता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, जैसे एक्साइटेड हुआ इलेक्ट्रॉन जंप कर गया हायर एनर्जी लेवल में। बहुत सारे एनर्जी लेवल बने होते हैं और इतने टाइम के बाद वो लोअर एनर्जी लेवल में आ जाता है। तो अगर मैं हायर एनर्जी लेवल को E2 कह दूं और लोअर एनर्जी लेवल को E1 कह दूं, तो E2 बड़ा है E1 से, तो E2 - E1 यह है एनर्जी का डिफरेंस, डेल्टा E। इतना एनर्जी जो होता है डेल्टा E, वो फोटॉन्स के फॉर्म में एमिट करता है। मतलब EMW के फॉर्म में। डेल्टा E जो होगा वो किस फॉर्म में होता है? EMW और फोटॉन के फॉर्म में एमिट करता है। और फोटॉन की एनर्जी जब भी निकालेंगे तो डेल्टा E हमारा कितना होगा? mc² हो जाता है। ये कितना होता है? mc²। आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंट इक्वेशन से हम ये बता सकते हैं। और अगर ये नहीं लगा सकते तो हम ये कह सकते हैं डेल्टा E इक्वल टू हमारा प्लांक की क्वांटम थ्योरी h/ν यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम बराबर कर देंगे आपस में। तो h/ν इक्वल टू E2 - E1। यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे फोटॉन की, मतलब एनर्जी की, EMW की। तो E2 - E1/h, इसी को बोलते हैं बोहर्स क्वांटाइजेशन फ्रीक्वेंसी, सॉरी रॉन्ग है ये, बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। और इसी कंडीशन का हम लोग यूज करेंगे और किसी भी वेवलेंथ के लिए किसी भी एनर्जी का वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है तो यही फार्मूला हम यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी का एमिशन करता है, वो एनर्जी का एमिशन गामा फोटॉन्स या आप कह सकते हो रेडिएशन के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एमिट करता है। वो हम निकाल सकते हैं h/ν।
एच इंटू न्यू बराबर कर देंगे जो एनर्जी का डिफरेंस आता है। तो यही न्यू क्या है हमारा, बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन है। आप लोग वीडियो पॉज कर कितना भी नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये है बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। अब हम इसको इरेज करके बोहर्स थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, बोहर्स थ्योरी के बारे में। तो अब आप यहां तक समझ चुके होंगे बच्चों, है ना, बोहर्स थ्योरी। तो बोहर्स थ्योरी क्या है वो जानते हैं, ठीक है। बोहर्स थ्योरी, तो बोहर्स थ्योरी क्या होती है जानिए। बोहर्स थ्योरी, ये थ्योरी बच्चों सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही बनाया गया है। किसके लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब जिसमें सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो He+ हो, Li++ हो, हाइड्रोजन हो, इन सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उसमें बोर्स की थ्योरी एप्लीकेबल है। तो सिर्फ इसके लिए ही वैलिड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन लाइक एटम्स। तो मान लेते हैं कि ये कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर Z है और इस पर जो चार्ज आता है +Ze, इससे r डिस्टेंस दूर, मतलब इसका जो रेडियस है एटम का वो हमने कितना मान लिया, r मान लिया, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन v स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, मान लीजिए। इस पर चार्ज कितना है, स्मॉल e है, मास m है, ठीक है। अब रिवॉल्व कर रहा है तो सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स वो कहां से मिलेगा, ये मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। जो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला अट्रैक्शन फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv²/r। अगर रेडियस r हमने मान के रखा है ना, इस ऑर्बिट का रेडियस कितना है, r रेडियस का ऑर्बिट है। तो k q1 q2 होता है, तो q1 के प्लेस पे Ze लिखेंगे, q2 प्लेस पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बाई r²। एक r कैंसिल होगा, mv² आएगा kZe²/r, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये एक कॉन्सेप्ट मिला हमको, mv² kZe²/r मिला, ठीक है। तो यहां से हम r निकाल सकते हैं kZe², कहीं अगर हमको जरूरत पड़ेगा mv², है ना, mv² ये पुट कर सकते हैं। तो इतना दिमाग में रखिए, हमें r चाहिए, रेडियस निकालना है, तो क्या करेंगे, तो r आएगा kZe²/mv² आ जाएगा, है ना। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही है अपने आप में। दूसरी बात, बोहर्स फ्रीक्वेंसी जो कंडीशन हमने या क्वांटाइजेशन कंडीशन पढ़ाया, क्वांटाइजेशन कंडीशन अगर ये अप्लाई करते हैं तो mvr =nh/2π होता है। बोलो होता कि नहीं होता। तो यहां से r की वैल्यू अगर निकालें तो nh/2πmv हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड बनाइए, ये r और ये r आपस में भाई इक्वल हो जाएगा, रेडियस दोनों वही चीज है। तो फर्स्ट एंड सेकंड हम इसको और इसको आपस में क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो kZe² mv² nh/2πmv। v से एक v मर गया, रेसिप्रोकल लेंगे, m से m कैंसिल, रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो v/kZe², यहाँ 2π/nh, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, v की वैल्यू आएगी 2πkZe²/nh। ये वेलोसिटी का फार्मूला मिल जाता है हमको इलेक्ट्रॉन का, किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा हो तो v = 2πkZe²/nh। यही है बच्चों आपका वेलोसिटी, और mv² की वैल्यू ये मिला है। अब इसमें हम निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों में क्या रिलेशन बनेगा वो निकाल लेंगे, फिर बाद में टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। तो पहले वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लो आप लोग। तो रेडियस आप पहले r की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे और क्वांटाइजेशन कंडीशन लगाकर फिर r निकाल के दोनों बराबर कर देंगे, वेलोसिटी मिल जाएगा। यही है वेलोसिटी कैलकुलेट करने का तरीका।
ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। तो आपने नोट कर लिया। अब इसको हम इरेज करेंगे और इस वेलोसिटी की वैल्यू आप यहां पुट कर देंगे तो रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिल जाएगी? अब इसका आप लोग याद रखिएगा दिमाग में, हम इसका यूज करेंगे ना फर्स्ट वाले का, एक रिलेशन बनाएंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग फिगर दिमाग में रखिएगा, ठीक है। हाँ, तो ये v की वैल्यू कहां पुट करेंगे? सेकंड में। सो बाय इक्वेशन सेकंड रेडियस r इक्वल टू NH बाई 2 पाई m इंटू v की वैल्यू क्या रखेंगे? 2 पाई के ZE स्क्वायर अपॉन NH का मल्टीप्लाई है, हाँ यहां पे हो जाएगा, तो n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m के ZE स्क्वायर। ये आपका रेडियस का वैल्यू मिल जाता है। किसी भी ऑर्बिट में किसी भी एटम के लिए रेडियस कैलकुलेट करना, n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m के ZE स्क्वायर, ये रेडियस कैलकुलेट करने का फार्मूला है बच्चों, रेडियस। बट बोर्स थ्योरी क्या कहती है? सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन लाइक एटम्स के लिए है, मतलब लाइक हाइड्रोजन एटम के लिए बोर्स का जो थ्योरी है उसी के लिए है, हाइड्रोजन के लिए। तो अगर मैं बात करूं फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर H एटम, हाइड्रोजन एटम, तो हम Z की वैल्यू क्या लेंगे? एटॉमिक नंबर 1 लेंगे। उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ जो ऑर्बिट है वो एक ही लेंगे फर्स्ट ऑर्बिट में, नॉर्मल कंडीशन में। तो R की वैल्यू क्या मिलेगी? यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर M के E स्क्वायर, ये वैल्यू मिलती है। और इसको हम लोग कहते हैं क्या? बोर्स थ्योरी। यही आपका बोर्स थ्योरी है। आप H की वैल्यू M की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 0.53 एंगस्ट्रॉम, मतलब ये जो डिस्टेंस आएगा रेडियस, इसको बोलते हैं बोर्स रेडियस। क्या कहते हैं? बोर्स रेडियस। यही है बोर्स रेडियस। आप प्लैंक कांस्टेंट H की वैल्यू कितनी होती है? 6.34 है ना, इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। M की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 kg वैल्यू पुट करेंगे। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ पुट करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10⁻19 कूलम रखेंगे और रख के सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू 3.14 रख के सॉल्व करेंगे तो 0.53 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्सीमेटली आएगा बच्चों, अप्रॉक्सीमेटली आएगा। और इसी को कहते हैं बोर्स रेडियस। और ये आपकी है बोर्स थ्योरी, मतलब किसी भी एटम के लिए, किसी भी ऑर्बिट के लिए रेडियस निकालना है हमें, तो ये फार्मूला होता है और इसी थ्योरी को बोर्स थ्योरी कहते हैं। बट ये हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड है, तो ये H की वैल्यू रखेंगे Z, तो ये फाइनली बोर्स थ्योरी ये मिलता है। और जो रेडियस सॉल्व करने पे मिलता है वो होता है बोर्स रेडियस। एक्चुअल में ये हाइड्रोजन एटम का रेडियस है 0.53 एंगस्ट्रॉम, इसी रेडियस को बोर्स रेडियस भी कहते हैं। यही है बोर्स थ्योरी। और इसमें भी कुछ कैलकुलेशन है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो सब कैलकुलेट करेंगे। तो पहले मैं चाहूँगा वीडियो स्टॉप करिए और नोट करिए यहाँ तक। तो बच्चों आप इस यहाँ पर नोट कर चुके हैं, ठीक है, और हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। अब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो स्पीड का फार्मूला तो यही है आपका, है ना, स्पीड, हाँ, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आप पढ़े हैं ना, कितना? 2 पाई के ZE स्क्वायर बाई NH, ठीक है। इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे, और यूज करने के बाद किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होती है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से मैं इसको मॉडिफाई करूंगा थोड़ा सा। 2 पाई की Z की वैल्यू यहां पे लेंगे 1 फॉर हाइड्रोजन एटम, H एटम। तो 2 पाई की E स्क्वायर बाई CH इंटू C बाई N, इसको मॉडिफाई किया मैंने। क्या मॉडिफाई किया मैंने बच्चों? C का मल्टीप्लाई डिवाइड ऊपर नीचे कर दिया, मतलब पहले था इतना, Z के प्लेस पे रखा 1, C का मल्टीप्लाई डिवाइड ऊपर नीचे कर दिया, तो ये मिल जाता है 2 पाई के स्क्वायर बाई CH
इंटू सी बाई एन। और जो ये क्वांटिटी है ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ओवरऑल ये पूरा क्या है, कांस्टेंट ही कांस्टेंट है बच्चों, ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं, इस कांस्टेंट को कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, ठीक है, क्या कहते हैं, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, और इसे डिनोट करते हैं अल्फा से, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वायर बाई सी एच क्यूब, ये मिलता है। और पाई के की वैल्यू सब रख के सॉल्व करेंगे हम लोग, 3.14, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, ई का 1.6 10 माइनस 19 का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे। लाइट की सी क्या है, स्पीड की, लाइट स्पीड है ना, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी एच क्यूब नहीं है, यहाँ पर सी एच है, बाई मिस्टेक एच क्यूब लिखा गया, सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो 6 पॉइंट है ना, 6 10 पावर माइनस 34 रखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करके लागते हैं तो ये 1/137 आता है, और ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो स्पीड कितना आएगा, 1/137 इंटू सी बाई एन। अगर हम नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 रखते हैं तो v इक्वल टू 1 क्या आएगा, c बाई 137। तो वो लाइट की जो स्पीड होती है उसका 1/137 टाइम हमारा होता है इलेक्ट्रॉन की स्पीड, मतलब लाइट की स्पीड में 137 से डिवाइड करिए, वही इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी पहले ऑर्बिट में। तो वीडियो को स्टॉप करके बच्चों यहाँ तक नोट करिए जल्दी से। तो इरेज करते हैं इसको, आपने नोट कर लिया होगा आई होप, ठीक है। तो पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी होगी, और कहीं पर भी स्पीड निकालना किसी भी ऑर्बिट में तो ये होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट आप यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो ये फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है, इसे याद रखना बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हम बच्चों मान लेते हैं क्या, के ई, किसका, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी के ई होता है, और ये हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों मैंने एम वी स्क्वायर का फार्मूला आपको भी जस्ट लिखा था, कितना लिखाए थे आप याद करिए कि एम वी स्क्वायर कितना था, हमने कहा यूज करेंगे एम वी स्क्वायर। तो एम वी स्क्वायर कितना था बताइए जल्दी से, एम वी स्क्वायर, भाई आपने एम वी स्क्वायर बाई आर किया था तो आर से आर एक कट गया था, यहाँ क्या होता था, जे के जेड स्क्वायर बाई आर, यही बचा था ना बच्चों, बोलो, हाँ यही बचा था। तो यहाँ के जेड स्क्वायर बाई आर यहाँ रख देंगे, तो 1/2 के जेड स्क्वायर बाई आर, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आती है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको मैं इरेज करता हूँ, किसी काम का नहीं है, ओके। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर नेगेटिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो के Q1 Q2 बाई आर होता है, तो Q1 कितना होगा, जेड होगा, और यह माइनस सी, तो माइनस हमने पहले लिख दिया है, अपॉन आर, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये काइनेटिक एनर्जी और ये है पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको भी आप याद कर सकते हो। आर की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया था वो यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल एनर्जी मिल जाएगी। दोनों का डिवाइड कर दें आपस में, क्या कर दें, डिवाइडिंग। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, डिवाइड करते हैं तो के ई अपॉन यू, तो 1/2 यानी के जेड स्क्वायर बाई आर माइनस के जेड स्क्वायर हो जाएगा बाई आर, आर कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली कितना आएगा, -1/2 आ जाएगा। कितना जाएगा, तो यहाँ से u निकाल लेंगे तो -2 के हो जाएगा, यानी 2 काइनेटिक एनर्जी, 2 टाइम्स होगा काइनेटिक एनर्जी का। याद रखना बच्चों, ये रिलेशन अक्सर एमसीक्यू में आ जाता है, किसमें, एमसीक्यू में अक्सर ये रिलेशन आ जाता है। तो 2 के से क्या करेंगे हम, इसमें डिवाइड कर देंगे आपस में, ठीक है, के जेड स्क्वायर बाई आर और ये -2 के। तो इसे रिलेशन आप लोग याद रखना,
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में U इक्वल टू -2ke होता है। वीडियो को पॉज करके जल्दी से बच्चों इसको नोट करिए। तो बच्चों आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं टोटल एनर्जी के बारे में, मतलब इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को आपस में ऐड कर दूंगा, ठीक है, दोनों को आपस में मैं ऐड कर दूंगा। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी यानी के प्लस पोटेंशियल एनर्जी। के कितना है, के जेड स्क्वायर बाई 2r माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर। एलसीएम लेंगे यहाँ पे कितना, 2r, तो ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे के जेड स्क्वायर माइनस 2k जेड स्क्वायर आ जाएगा ऊपर। तो फाइनली ये नेगेटिव में आएगा टोटल एनर्जी, ठीक है, कितना आएगा, माइनस के जेड स्क्वायर बाई 2r, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी आएगी। इसको बना दीजिए क्वेश्चन नंबर 3, काइनेटिक नहीं टोटल एनर्जी। अब इसमें जो रेडियस हमने कैलकुलेट किया था, रेडियस, वो रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। आर की वैल्यू क्या होगी इसमें, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। ये वैल्यू बच्चों हम क्या करेंगे इसमें, यही वैल्यू आर की वैल्यू यहां पुट करेंगे। वीडियो को पॉज करके बच्चों आप लोग नोट करिए इसको। नोट कर लिया बच्चों, ठीक है, हम यही वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जल्दी से आप इसको नोट कर दें क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो ना पाए। मैं चाहता हूँ कम से कम टाइम में आपको 1 शॉट में कंप्लीट कर दे ये एटम, ठीक है बच्चों, ताकि बोर्ड की प्रिपरेशन आपकी हो सके। 5 नंबर पक्के हैं आपके, मान लीजिए इसमें माइनस के जेड स्क्वायर बाई 2 इंटू आर की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। 2 2 जा 4 कट जाएगा, ये जाएगा सबसे ऊपर। तो ये nth ऑर्बिट की, फॉर nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी वो En के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। तो ये कहाँ जाएगा ऊपर, माइनस में ही आंसर आएगा। ये के हो जाएगा के स्क्वायर, ये 2 ऊपर जाएगा 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई के पावर 4, ये हो जाएगा अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यही है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है, यही है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है। 2 पाई स्क्वायर माइनस में रहेगा, माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। वीडियो स्टॉप करके लिखिए यहां तक। तो बच्चों अब इस फार्मूले का यूज करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन को, मतलब एटम को बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो एटम एक्साइटेड होता है और उसका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पहुंच जाता है, और हायर एनर्जी लेवल पर 10⁻⁸ सेकंड तक ही रहता है। उसके बाद वहां से एनर्जी का एमिशन करते हुए लोअर एनर्जी लेवल में आता है। मतलब जब E2 - E1 हमने पढ़ाया था, बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन E2 - E1 बाई H, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशन एमिट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है बच्चों। ध्यान सुनना, जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा, वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, E2 - E1 बाई H से ही निकालेंगे, E2 - E1 बाई H से ही निकालेंगे, और इस E1 और E2 की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे इसके थ्रू से। तो इसके हेल्प से यहां पे 1/h कांस्टेंट क्या रहेगा, 1/h बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहां पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, जेड की वैल्यू हम यहाँ पे 1 लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, जेड की वैल्यू 1। तो इसमें कॉमन क्या होगा, 1/h तो बाहर होगा, तो यहाँ पे जब आएगा 1/h, और वहाँ n की जगह पे क्या हो जाएगा, n1 और n2 हो जाएगा। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी जो कंडीशन आएगी बच्चों, फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या मैच करेगी। और ध्यान दो, अगर ये E2 - E1 करेंगे तो E2 माइनस में होगा और E1 भी माइनस में रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस, भाई E1 अगर रखेंगे तो ये भी तो माइनस में आएगा, E2 भी माइनस में आएगा, तो ये माइनस वाला पहले कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो कॉमन क्या होगा बच्चों, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई के पावर 4
बाई एच क्यूब है ना, ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यहाँ पे 1/h बाहर आ जाएगा, भाई एच भी तो मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में आएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, n स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो आपका ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो मैं चाहूंगा कि इसको बनाइए क्वेश्चन नंबर 4th 5th जो भी आपका हो बना लीजिए, जल्दी बनाइए। तो बच्चों आपने नोट किया इसको, मुझे उम्मीद है आप लोग ये नोट कर चुके होंगे। अब बच्चों ध्यान दो, न्यू इक्वल टू ये आया हुआ है, हमें जो ये न्यू क्या है, जो रेडिएशन एमिट हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी को हम वेवलेंथ के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, किसके फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ के फॉर्म में लिखना है बच्चों, किसके फॉर्म में, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कितना होता है भाई, न्यू इक्वल टू क्या होता है, कहोगे सर न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा होता है, जहां c है लाइट की स्पीड और लैम्डा वेवलेंथ है, तो यहां पुट करेंगे c बाई लैम्डा 2 पाई स्क्वायर, एक स्टेप में लिख रहा हूं m k स्क्वायर e की पावर 4 बाई h क्यूब 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों। इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है, c का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 बाई सी एच क्यूब 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। तो होगा क्या बच्चों, इस पूरे टर्म को हम लोग कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, क्या कहते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट। तो इसको हम डिनोट करेंगे r से, इसकी वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स होता है r की वैल्यू, यहां रखेंगे r, 1/लैम्डा आएगा r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो वेवलेंथ निकालना है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। और इसी बच्चों जब स्पेक्ट्रम लिया जाता है, स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम में क्या मिलते हैं, 5 सीरीज मिलते हैं, क्या मिलते हैं, 5 सीरीज, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पार्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फोन सीरीज। तो मैं चाहूंगा इसको भी नोट करें, वीडियो को पॉज करके इक्वेशन नंबर 5 6 बना दीजिए, और इसका हम लोग हेल्प करेंगे, और हेल्प लेकर के लाइमन सीरीज, बामर सीरीज को हम पढ़ेंगे। इसका जो हेडिंग हमारी बनेगी वो है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो कंप्लीट यहां पर नोट करिए और इस फार्मूले को याद रखिए बच्चों, बस इसका यूज करने वाले हैं जल्दी से। तो बच्चों हम इसको इरेज कर रहे हैं और डाली हेडिंग स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता, मान लो ये है n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, आगे n = 6, आगे n = 7, कहीं से भी आए, यहाँ इन्फिनिटी ऊपर सबसे है, मान लो लास्ट में, कहीं से भी आए, फर्स्ट में आए, 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 फर्स्ट में, तो ये हमारा होता है लाइमन सीरीज। क्या होता है, लाइमन सीरीज। कहीं से भी आए, सेकंड में आए, कहां से आए, सेकंड में आए, सीधा सेकंड में आए, तो लाइमन के बाद क्या होता है, बामर सीरीज। कहीं से भी आए, थर्ड में आए, कहां पे आए, थर्ड में, कहीं से भी आए, थर्ड में, तो लाइमन के बाद क्या आता है, बामर पाशन सीरीज। फिर कहीं से आए, फोर्थ में, पाशन बाद ब्रैकेट सीरीज, फिर उसके बाद कहीं से भी आए, फिफ्थ में आए, तो ये क्या है, फुंड सीरीज। तो लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, ये 5 सीरीज होती है बच्चों। तो अगर हम लाइमन की बात करेंगे, किसकी बात, लाइमन की, तो n की वैल्यू क्या लेंगे, n1 लेंगे हम 1, और n2 की वैल्यू लेंगे 3 4 5 ... तो वेवलेंथ कितना बचेगा, नहीं इसको बोलते हैं वेव नंबर, 1/लैम्डा को वेव नंबर कहते हैं। तो r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/, इसे हम लोग n कह देंगे, क्या मान लेंगे, n, और इस n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी n2 = n, और n की वैल्यू 3 4 5 6 7 ... लाइमन के बाद बामर सीरीज आती है, कौन सीरीज, बामर सीरीज। तो 1/लैम्डा कितना होगा, r 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेंगे, और n2 की वैल्यू n, मतलब 4 5 6 7 ... यानी 1/n स्क्वायर ये हो जाएगा। बामर के बाद आता है पाशन, क्या आता है, पाशन, और 1/लैम्डा = r 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, n की वैल्यू 4 5 नहीं 3 के बाद आ रहा है
यहाँ 3 4 5 ना बेटा, ठीक है। यहाँ पे 2 3 होगा, यहाँ पे 2 3 4 5, यहाँ पे 3 4 5, यहाँ पे 4 5 6 7 डॉट डॉट। 5 के बाद आ गया ब्रैकेट। आप लोग समझ रहे हैं बच्चों, थोड़ा फास्ट चलना पड़ रहा है। 1 बाई लेमडा आर 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ब्रैकेट के बाद आपका आता है फोल्ड सीरीज, PFUND, P साइलेंट है और इसके लिए वेवलेंथ आएगा R 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर और n की वैल्यू, यहाँ पे n की वैल्यू सॉरी गलत रख दिए, 5 होगा, n की वैल्यू 5 और n की वैल्यू होगी 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। तो ये लाइमन बामर पार्शियल ब्रैकेट सीरीज फोल्ड सीरीज हम लोग वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं और इसी का यूज करते हैं, ठीक है। और एनर्जी का फार्मूला एक और याद रखिएगा आप लोग नोट में, एनर्जी इन nth ऑर्बिट माइनस 13.6 बाई n स्क्वायर EV में आता है। ये एनर्जी का फार्मूला बहुत यूज होता है बच्चों। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट कितना होता है, माइनस 13.6 बाई n स्क्वायर EV। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, किसी भी ऑर्बिट में निकालना है आप जनरली इसका यूज करें, याद रखेंगे, बहुत ही काम की बातें हैं ये, ठीक है। और नहीं तो En इक्वल टू ये भी होता है माइनस RHC बाई n स्क्वायर, ये भी होता है बच्चों, ये जूल में आपका आता है, ठीक है। तो इसका RHC की वैल्यू रखने पर, सॉल्व करने पर EV मिला है हमको, ठीक है। तो फाइनली आप ये याद रखेंगे, n की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, फोर्थ के लिए 4 रखते हुए चले जाएंगे। इनफाइनाइट का निकालना है तो इनफाइनाइट रखेंगे तो ई इन्फिनिटी कितना आएगा, 0। मतलब इनफाइनाइट ऑर्बिट के लिए एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। यही है आपका एटम्स के बारे में, यही है एटम। और इतना ही सिलेबस में है बच्चों, अगर इतना तैयार रखेंगे तो आपका ये मान के चलिएगा कि इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर मिलेगा। 5 नंबर आपके पक्के हैं, मान चलिएगा, इतना तैयार रखिए। यही है 1 शॉर्ट वीडियो कंप्लीट किया मैंने थ्योरीज का। न्यूमेरिकल तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा बच्चों, पढ़िए न्यूमेरिकल खुद से प्रैक्टिस करिए, इसी पर सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही इजी है। तब तक पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम कोई नया चैप्टर, कोई न्यू टॉपिक लेकर के 1 शॉट में। तब तक पढ़िए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।